बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ है, इसमें बेसिकली हम फिज़िक्स की डायग्राम्स को बनाना सीखेंगे और ये देखेंगे किस तरह से उनके जो एक मेथड होता है, कैसे का होता है फिज़िक्स डायग्राम को स्पेशली बनाने का। और साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप प्रैक्टिस करें इसकी लाजमी। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो अल्टीमेटली आपको ये इस पर ग्रिप आएगी और कोई भी जो चीज़ मुश्किल है वो आपको आसान लगना शुरू हो जाएगी। बहरहाल इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं चाहूँगा कि आपके पास कुछ चीज़ें आपके पास हर टाइम मौजूद हों ताकि आप बेहतरीन तरीके से ये सारा काम कर सकें। सबसे पहले एक लेड पेंसिल, मार्कर कर लें, बॉल पेंट और ये ब्लैक बॉल पेंट, कंपास प्रकार जिसे उर्दू में कहते हैं, एक डी बेसिकली एंगल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, और हमारे पास एक स्केल होना चाहिए। स्केल बड़ा भी हो, इसी तरह से एक छोटा स्केल भी, दोनों ही होने चाहिए। बहरहाल हम अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिस चीज़ को हमें समझ लेना वो ये कि एंगल क्या होता है। ठीक है, एंगल ये है कि कोई भी दो रेज़ जिनका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन हो उसमें क्या बनाती हैं, एंगल बनाती हैं। इसको ज़रा समझते हैं कि रेज़ और स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन, इसका मतलब क्या है। देखिए, ये एक लाइन है, ठीक है। जब हम इसे स्केल पे मेजर करते हैं तो इट कैन बी ऑफ 0 से लेकर चलें ये 4 सेंटीमीटर की एग्जैक्ट होगी। इसकी खसूसियत ये है कि इसकी लेंथ हमें पता है कितनी है लेंथ, एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर की लाइन है, ठीक है। अलबत्ता जो रे होती है ना, रे के लिए ये होता है कि उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट का तो पता होता है, लेकिन वो एंड कहाँ पे हो रही है हमें ये नहीं पता। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहीं पर एक रे भी बनाता हूँ। रे, ये वाली रे स्टार्ट यहाँ से हो रही है, लेकिन ये कहाँ तक जा रही है हमें नहीं पता, इसलिए हम इसे रे कह रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से दो रेज़ जिनका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन हो वो क्या बनाती हैं, एंगल बनाती हैं। अब ज़रा देखते हैं इसको। एक ये रे, ठीक है, और इसी तरह से मैं कह देता हूँ एक मेरे पास ये रे है। अब ये दो रेज़ का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला, ये कॉमन है, तो ये दो रेज़ क्या बनाएंगी, एंगल बना लेंगे, ठीक है। जब हमें एंगल्स का पता चलता है तब हमें कई चीज़ों का पता चल रहा है। फॉर एग्जांपल ये कि दो दो जो रेज़ और लाइंस आपस में पैरेलल हैं कि नहीं, पैरेलल का पता चलता है बिकॉज एंगल हमें पैरेलल के बारे में बताता है। इसी तरह से हमें पता चलता है कि कोई दो रेज़ आपस में परपेंडिकुलर भी हैं यानी, उसी तरह से हमें एंटी पैरेलल का पता चलता है। सो व्हाट, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रेस हो, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दो लाइंस भी जिनका कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन होता है वो भी एंगल्स बनाती हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक पेज है जिस पे हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें डिफाइन की हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमने अगर एंगल को मेजर करना हो तो हमारे लिए हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे। तो यस, उसके लिए हम एक प्रोटेक्टर यहाँ पे हम इसे जिसे आम ज़बान में डी कहते हैं, डी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये डी हमारे पास, ठीक है। डी का थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। डी के लिए जब हमने करना है तो क्या करेंगे, देखिए, एंगल हमेशा एक लाइन पर एक रे दूसरी रे पहली रे पर एंगल बनाती है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ये वाली रे को मैं ए कह रहा हूँ और ये वाली रे को मैं कह रहा हूँ बी, तो बी वाली रे ए वाली रे से कुछ ना कुछ एंगल पर है। अब ये कितने एंगल पर है उसके लिए हम थोड़ा सा देखेंगे कैसे इसको मेजर करेंगे। गौर करें कि ये अगर आपके पास दी है तो इसके अंदर ये एक बिल्कुल सेंटर सा पॉइंट है, ठीक है। और ये वाली लाइन 0 या 180 लिखा, हमने नीचे 0 वाला पढ़ना है अभी फिलहाल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये ए वाली लाइन के बिल्कुल कोइंसाइड करेंगे ये वाली लाइन और जो स्टार्टिंग पॉइंट को इस सेंट्रल पॉइंट पर के साथ लगा देंगे, मस कर देंगे। चल देखते हैं। अभी आप देखो तो ये हमारे पास ये स्टार्टिंग पॉइंट पर रखती है और ये रेस भी कोइंसाइड होगी 0 से। चलिए, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये इसका जो ये रेस, अब मुझे ये देखें नहीं पता चला, तो मैं इसको क्या करूँगा, ये बी वाली लाइन को थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा बिकॉज रेस का इनिशियल पॉइंट तो पता होता है लेकिन फाइनल कहाँ पे हमें ये नहीं पता होता, तो इसको थोड़ा सा ये आगे लगाता हूँ। चलिए, अब ये देखें 20, ये 25 हो गया, 25, 26 और ये 27। तो सीधी सी बात है कि ये एंगल कितना बन रहा है, 27 को हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और सो आपको ये पता चल गया होगा कि हम किस तरह से एंगल बनाते हैं। अब ये डी को इस्तेमाल करते हैं हमारे पास कितने किस्म के एंगल्स हो सकते हैं टोटल, वो सारा का सारा हम देखेंगे कि एक पूरा का पूरा सर्कल हर तरफ से टोटल मिल मिला कितने टोटल एंगल्स कितने हो सकते हैं वो देखेंगे। सेकंडली हम देखेंगे कि पैरेलल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, एंटी पैरेलल क्या होता है, या आप बताते खुद एंगल की डेफिनेशन क्या होती है। ये देखें, अब देखें एंगल क्या, टू रेज हैविंग कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट्स मेक्स एन एंगल। दो रेज जिनका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन हो वो क्या बनाती हैं, एंगल बनाती हैं। इस मकसद के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया था, यहाँ पर एक ये लाइन लगाई थी, ठीक है। ये लाइन को मैंने बोला रे कर, और उसके बाद मैंने ये कंपास ली और कंपास को मैंने डिफरेंट पॉइंट्स पर रख लिया। कंपास को इस सेंट्रल पॉइंट पर रखा और ये देखें ये 30, फिर ये 40 और 50 का 45, 60, 90, ये 120, ओके, 130, 135, 150, 180, और ये पॉइंट्स लगा दो और बाद में पॉइंट्स को मिला के मुझे, यानी ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्रीज, ये वाला एंगल कितना है 45, ये वाला एंगल कितना है 60। इसी तरह से आगे चल रहा है। इसी तरह से इसी डी को हमने बिल्कुल इसी तरह से उल्ट रख लिया यानी इन्वर्ट किया, तब हमारे पास ये सिचुएशन बनी। आप देखें ये अगेन ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0
और फिर ये 0+30 यानी 180+30 कितना हो गया 210 पे 225 240 270 360 300 315 330 360। इस तरह ये कुल मिला के हमारे पास पूरे के पूरा जो सर्कल होता है उसमें कितने टोटल एंगल्स बन सकते हैं ये बताया हुआ है। होप सो ये बात समझ गए होंगे। यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि पैरेलल जब भी दो रेज आपस में पैरेलल होती हैं तब उसका मतलब क्या होता है कि उसका मतलब होता है कि हमारे पास एंगल कितना है 0 डिग्रीज। इसी तरह से जब कोई भी दो रेज आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो इसका मतलब होता है कि वो 90 डिग्रीज है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्रीज बन रहा है इसके दरमियान में और इसके दरमियान में। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ एक पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाला है, वो क्या है देखें। ये आपके पास ये दो रेज हैं, एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए आमतौर पे एक कर्व लाइन लगाते हैं, लेकिन जो स्पेशली 90 डिग्रीज का एंगल होता है उसके लिए हम इस तरह का ये नहीं लगाते, ये गलत है, बल्कि हम क्या करते हैं एक इस तरह का एक बॉक्स टाइप रेक्टेंगुलर सिचुएशन बनाते हैं। ठीक है, जिससे पता चलो कि 90 डिग्री का एंगल है। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 90 डिग्री को ही हम राइट एंगल कहते हैं। कोई ना कोई तो एंगल है ना, तो इसको भी बोलेंगे राइट एंगल। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई भी दो रेज हैं वो आपस में 180 डिग्रीज़ का एंगल बना रही हैं तो उससे हम कहेंगे कि ये क्या आपस में एंटी पैरेलल है। लेकिन ये वो सब पैरेलल तो है लेकिन डायरेक्शन उल्टा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे एंटी पैरेलल। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे एंगल्स का पता चल गया होगा। यहाँ पे एक बात बहुत ही अहम है, वो ये कि एंगल गिव्स डायरेक्शन। एंगल हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है, लेकिन मैं यहाँ पे और एक चीज़ ऐड करूँगा, इन मोर प्रिसाइज वे, ज़्यादा प्रिसाइज करके ज़्यादा डिटेलिंग के साथ हमें डायरेक्शन के बारे में बता रहा होता है। अब इसका मतलब क्या, देखें डायरेक्शन के बारे में हम अक्सर सुनते हैं कि यार हाँ ईस्ट पे है या वेस्ट पे या नॉर्थ या साउथ। चलें मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा ईस्ट वेस्ट वाली सिचुएशन बनाता हूँ। ये फर्स्ट कर लें ईस्ट है, ईस्ट का बिल्कुल उल्ट क्या होता है वेस्ट। तो ईस्ट की तरफ आप मुंह करके खड़े हों तो आपका जो राइट होता है वो क्या होता है साउथ, और जो लेफ्ट होता है वो क्या होता है नॉर्थ। अब अगर हम ये कहें कि कोई आदमी यहाँ पर सेंटर में इस पॉइंट पर खड़ा हुआ है, वो ईस्ट की तरफ जाना चाह रहा है तो हम कहेंगे उसकी डायरेक्शन इस तरह, तो ये डायरेक्शन पता चल रही है। और वो साउथ की तरफ जाना चाह रहा है तो हम कहेंगे उसकी डायरेक्शन ये है। लेकिन अगर हम ये कहेंगे साउथ ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, ईस्ट से थोड़ा सा करीब है या साउथ के करीब है, तो फिर हमें वो ये जस्ट एंगल जो है वो जस्ट ये ईस्ट वेस्ट साउथ ईस्ट, नो डाउट कि ये देखें ये इस तरफ जाना भी साउथ ईस्ट ही है, इस तरफ जाना भी साउथ ईस्ट ही है। ठीक है, लेकिन अगर हमें एंगल्स का पता होगा तो हम प्रिसाइज वे में बताएंगे कि साउथ यानी ईस्ट से कितना करीब है या साउथ से कितना दूर है। तो फिर एंगल हमें बताता है कि कितना छोटा छोटा थोड़ी सी बिल्कुल प्रिसाइज किस्म की डायरेक्शन हमें बताते हैं कि एग्जैक्ट कहाँ पर हम जा रहे हैं, डायरेक्शन हमारी कहाँ है। ठीक है, तो वह ये कि नेक्स्ट टाइम हम एंगल्स को मेजर करने के लिए डी को इस्तेमाल करेंगे, और जब कोई ये बताते हैं कि उसकी डायरेक्शन ये है तो दूसरे अल्फाज में वो बता रहा होता है कि उसका एंगल ये बन रहा है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। एक चीज़ बहुत अहम है वो ये है कि क्योंकि ये जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर सॉरी, इसका नाम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। क्या नाम है, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि वेक्टर्स होते क्या हैं। ठीक है, हम लोग बचपन से ये बात पढ़ते आ रहे हैं कि वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके अंदर दो चीज़ें होती हैं। पहले नंबर पे उनका मैग्नीट्यूड होता है और दूसरे नंबर पे उनकी डायरेक्शन होती है। तो वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, अब ग्राफिकली हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखें फर्स्ट कर लें कि ये मेरे पास एक वैसे ही मैं एक लाइन लगा रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ आप यूँ कह लो कि रेफरेंस के तौर पे। ठीक है, मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगाता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक फोर्स है, मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक डाटा है, फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो भाई ये जो हमारे पास डाटा है ये हमें एक वेक्टर का पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। देखिए 50 न्यूटन हमें यहाँ पे क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसमें 30 डिग्री हमें यहाँ क्या बता रहा है, यस डायरेक्शन, यस ओके 30 डिग्रीज हमें बता रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने जो अगर इसको वेक्टर्स को ड्रॉ करना है, आप लोगों ने भी किया होगा, मेरे पास तो स्केल होता है कोई भी, तो सबसे पहले हमें हमारा जो काम होता है वेक्टर्स के ड्रॉ करने में वो होता है स्केल सिलेक्शन। मेरे पास ये वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए एक ये फुटा है स्केल है। अब यहाँ पे तो आप देखोगे मेरे पास सेंटीमीटर्स में लाइन्स हैं, लेंथ है, अगर मैं मेजर करना चाह रहा हूँ तो मैं, और लेकिन वहाँ पे मेरे पास लिखा 50 न्यूटन। तो सबसे पहले मैं इसकी स्केल यूँ सेलेक्ट करूँगा, मैं कहता कहूँगा कि 1 सेंटीमीटर को इक्वल रख दूँगा 10 न्यूटन के। चलें 1 सेंटीमीटर हो गया 10 न्यूटन के इक्वल, तो आप बताओ कि 5 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, 50 न्यूटन। उसके बाद में अभी हमने 5 सेंटीमीटर की एक लाइन लगानी है, लेकिन वो 5 सेंटीमीटर की लाइन किस एंगल पर लगानी है, 30 डिग्रीज़ पर लगानी है, यानी 30 डिग्रीज़ हमें डायरेक्शन के बारे में बताएगा। चलें आए देखते हैं, मैं अपने वेक्टर को स्टार्ट करूँगा इस पॉइंट से, इसीलिए इस पॉइंट को मैं ये डी का ये सेंट्रल पॉइंट भी कह देता हूँ। चलें ये देखें, ये रख दिया, और इसको मैंने उस रेफरेंस के ऊपर रख दिया, रेफरेंस जो लाइन थी ये 30 डिग्रीज़ है, मैंने यहाँ पे इसको निप किया ताकि पता चले। अब मैं जस्ट 5 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा ले रहा हूँ,
ये तो वैसे ही 5 सेंटीमीटर की एग्जैक्ट आ रही है। चलो गुड। अब एक एरो लगा दूँगा जिसके नतीजे में पता चलेगा कि ये इस तरफ है। तो ये जो हमारे पास एक फोर्स है, ये कितनी फोर्स है 50 न्यूटन, जो कितना एंगल बना रही है 30 डिग्रीज। ठीक है, होप सो ये आपको वेक्टर्स के बारे में इसको किस तरह से ड्रॉ करते हैं समझ आ गई होगी। और मैं आपको कई मिसालें दे सकता हूँ। एक आपके यूँ समझ लो कि जो आपका होमवर्क है, आप कह सकते हो कि मैं कहूँगा कि 60 न्यूटन फोर्स एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। तो इसका मतलब कि ये हॉरिजॉन्टल है, इस हॉरिजॉन्टल से जो 60 न्यूटन फोर्स है उसका एंगल कितना होना चाहिए 45 डिग्री। ये तो मैंने रफ सा बनाया, लेकिन आपने इसको खुद करिएगा। इसी तरह से मैं एक और छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। मैं कहता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ ए कार कितनी है, मैं कह देता हूँ कि वो है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, अलॉन्ग दी हॉरिजॉन्टल। तो इसका अलॉन्ग दी हॉरिजॉन्टल का मतलब कि 0 डिग्रीज़ के अलॉन्ग ही होगी, तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। अब आपने सिलेक्टेड स्केल पर आपने बता देना है कि 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है। अब मैं यहाँ पे बहुत छोटी लाइन हो जाएगी 2 सेंटीमीटर की, तो मेरे ख्याल में मैं कहूँगा कि 5 मीटर पर सेकंड को मैं 1 सेंटीमीटर रख दूँगा। तो मुझे बताएं कि 20 मीटर पर सेकंड फिर किसके इक्वल हो जाएगा। यस, 4 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। तो मैं जस्ट 4 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा दूँगा। होप सो यहाँ तक आपको ये वेक्टर्स को किस तरह से ड्रॉ करना है ये पता चल गया होगा। चलें अब हम आगे चलते हैं। जो मेन हमारा जो चीज़ है, देखें जिस तरीके से हम लोग वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास एक रूल है जिसे हम हेड टू टेल रूल कहते हैं। क्या बोलते हैं, हेड टू टेल रूल। जैसे आपके पास अगर फर्स्ट करो कि मैं ये कहूँगा कि 3 + 4 क्या होता है, सभी कहोगे 7, ऐसे ही है ना। 7 को रिजल्टेंट कहते हैं। 3 और 4 को जमा करने का एक आम सा सादा सा तरीका है, इसको अरिथमेटिकल एडिशन भी कह सकते हैं। लेकिन वेक्टर की खसूसियत होती है कि उस वेक्टर की खास डायरेक्शन होती है। जब उसकी खास डायरेक्शन होती है तो उसको ऐड करने का वैसे अरिथमेटिकल वे में नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर हम ये कहेंगे कि 4 न्यूटन का एक वेक्टर है जो 30 डिग्रीज बना रहा है, और इसी तरह से 5 न्यूटन का एक वेक्टर है जो 90 डिग्रीज बना रहा है। दोनों को ऐड करेंगे 4 + 5 9 नहीं हो जाएगा, ये गलत है, क्योंकि अब हमारे पास डायरेक्शन भी है। तो ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे इसको जमा करने के लिए हमारे पास इस तरह से इसको वेक्टर्स को जमा करने के लिए एक रूल है जिसे मैं कहूँगा हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल, यस। ठीक है, हेड टू टेल रूल के नो डाउट के डिफरेंट डेफिनेशन होती हैं, लेकिन मेरे पास इसके लिए तीन चीज़ें। सबसे पहली चीज़ कि ये यूज फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर, यूज्ड फॉर एडिंग द वेक्टर्स, यानी वेक्टर्स को ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है। पहला तो हेड टू टेल रूल का ये मकसद है। अब आपने हेड टू टेल रूल जब कर रहे हो तो करना क्या है, आपके पास मे बी 2 वेक्टर्स भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, या 10 15 इन्फिनिटी भी हो सकते हैं, जितने मर्जी भी हो सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा होना चाहिए, राइट। अब आपके पास जितने वेक्टर्स हैं आपने क्या करना है कि दो आपके पास फर्स्ट हेड, सेकंड नेक्स्ट टेल। ठीक है, आपने कुछ इस तरह से ऐड करना है कि फर्स्ट का हेड, चलो ऐसे उर्दू में कर लेते हैं, नेक्स्ट की टेल। मैं ये नहीं कहूँगा कि सेकंड, बट आपको पता है नेक्स्ट ऑब्वियसली सेकंड है, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है, और इसी तरह से आपने करना है। इस तरह से आपने मिलाना कैसे है कि फर्स्ट का हेड लगाना है, फर्स्ट के हेड के साथ नेक्स्ट की टेल, फिर उससे अगले के हेड के साथ नेक्स्ट की टेल, उसके हेड के साथ नेक्स्ट की टेल, नेक्स्ट की टेल। इस तरह इसको हमने पहले नंबर वेक्टर्स को जोड़ लेना है। जब हम इस तरह से वेक्टर्स को जोड़ लेंगे तब हमारे पास जो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होता है, देखें कोई भी 2 चीज़ें या 3 या 4 या बस या 10 या 15 जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी नंबर्स हैं, उनको ऐड करें तो जो हमारे पास आंसर आता है उसे हम रिजल्टेंट कहते हैं। ठीक है, अब हमने इन वेक्टर्स को जोड़ तो दिया उस तरह से, अब उनका जमा या रिजल्टेंट क्या होगा, मैं कहूँगा फर्स्ट की टेल से लास्ट का हेड, यानी तक। मैं तक भी लिख रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट की टेल से स्टार्ट होना है और लास्ट के हेड पे ख़त्म होना है, तो वो जो वेक्टर होगा वो रिजल्टेंट होगा, वह सारे वेक्टर्स का क्या होगा, जमा होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँ यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल ले रहे हैं, और ये जो मैंने ऊपर 2-3 चीज़ें लिखी हैं इनको भी ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले एग्जांपल के तौर पर मैं एक वेक्टर ले रहा हूँ पी ऑब्वियसली कोई ना कोई इसका एंगल है, मैं ये भी डिफाइन नहीं कर रहा ये कितना एंगल है, अलबत्ता कुछ ना कुछ एंगल है। तो पी एक वेक्टर है, इस तरह क्यू एक वेक्टर है, 90 डिग्रीज बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, और आर एक वेक्टर है। हम ये चाह रहे हैं पी क्यू और आर को ऐड करें, तो इस मकसद के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले पी वाले वेक्टर को उठाया, मैंने यहाँ रख दिया। मैंने नेक्स्ट किया फर्स्ट का हेड, नेक्स्ट की टेल। अब ये देखें हमारे पास फर्स्ट क्या है पी, राइट, और नेक्स्ट हमारे पास क्या क्यू की टेल को हमने फर्स्ट के हेड के साथ लगाया। तो आप देखो कि इस क्यू को हमने उठा करके पी के हेड के साथ लगा दिया, और सो ऑन इसी तरह से करते रहना है, यानी क्यू के हेड के साथ आर की टेल लगानी। इस आर को मैंने उठाकर यहाँ रख दिया। तो ये हमारे पास टोटल है ही वेक्टर 3 थे, अगर हमारे पास इससे ज़्यादा होते तो हम वो भी करते रहते। बहरहाल 3 वेक्टर्स को हमने अपनी उस तरतीब के साथ मिला दिया। अब रिजल्टेंट के बारे में मैंने क्या किया कि रिजल्टेंट क्या होगा, फर्स्ट की टेल से लास्ट का हेड। अब देखिए फर्स्ट की टेल ये है और लास्ट का हेड ये है, राइट, यानी पी क्यू और आर 3 वेक्टर्स थे। पहला पी था, दूसरा क्यू था, और आखिरी वाला क्या था, आर था।
तो पहले की टेल से आखिरी वाले के हेड तक हमारे पास क्या होगा रिजल्टेंट। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक, ये हमारे पास क्या आ गया रिजल्टेंट। क्योंकि ये जो ब्लैक कलर में आप देख रहे हो वेक्टर, ये हमारे पास इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट है, यानी सम है। चलिए हम इसको लेकर के एक छोटी सी मिसाल लेते हैं और फिर हम आगे मज़ीद करेंगे। देखें हमारे पास यहाँ पे 3 वेक्टर्स हैं, ए, बी और सी। ए बिल्कुल हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग है, बी हमारे पास कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्रीज, और सी हमारे पास 60 डिग्रीज का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो वही रूल है, पहले का हेड दूसरे की टेल। तो आप देखोगे पहले का ए का हेड बी की टेल, फिर बी का हेड सी की टेल, ये 3 वेक्टर्स मिल गए। फिर अब हम क्या करेंगे कि पहले की टेल से आखिरी का हेड, ये हमारे पास क्या होगा रिजल्टेंट। तो आप देख रहे हो कि ये आके हमारे पास आर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी आ गया, ठीक है। होप सो ये बात हमें बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आप इसको खुद भी ड्रॉ करेंगे, इसे स्पेशली करने की कोशिश करेंगे, तब आप इस काबिल होंगे कि इसको आम जल्दी जल्दी कर लें, फ़ौरन जब भी कोई एग्जाम्स एटसेट्रा है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ बड़ी ही इंपॉर्टेंट है जिसको मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँगा कि वो वेक्टर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, वेक्टर एडिशन इज़ कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब ये है कि अगर मैं ए और बी को जमा करूँ तो आंसर क्या आएगा, बी और ए, यानी ये दोनों बराबर होंगे, बी प्लस बी, बी प्लस ए के इक्वल आएगा। अब इसको ज़रा 2 मिनट समझते हैं, और मेरे ख्याल में इसके लिए सबसे बेस्ट जो हमारे पास एक तरीका हो सकता है वो ये है कि हम एक आसान सा ये कर लेते हैं कि ये स्केल ले लेते हैं, और मैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का एक लाइन लगाता हूँ, और इसकी ये एक वेक्टर लगा देता हूँ, ये मेरे पास ए है। अभी आप देखो कि ए वाला वेक्टर हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ओके, इसी तरह से यहाँ पे मैं बिल्कुल आसान से ये लगा रहा हूँ, बिल्कुल मैं आप देख रहे हो 90 डिग्रीज पे बनाया हर परपेंडिकुलर, ये बी वाला वेक्टर है, ठीक है। पहले का हेड दूसरे की टेल आ गई। अब रिजल्टेंट क्या होगा आए देखते हैं। रिजल्टेंट को मैं इस मार्कर से इस्तेमाल करते हुए ये बना लेता हूँ, ये रिजल्टेंट, ये किसका है, ए और बी का रिजल्टेंट आ गया, ठीक है। अब मैं इस सब को एक लम्हे के लिए भूल कर नज़रअंदाज करके मैं बी कितना था 4 सेंटीमीटर का था, 4 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, यानी ये मैं एक नई सिचुएशन बना रहा हूँ, लेकिन स्टार्ट में यहाँ से ले रहा हूँ। तो अब देखें ये वाला वेक्टर भी बी के ही डायरेक्शन में है, बी के ही मैग्नीट्यूड के जितना है, तो ये वाला वेक्टर भी क्या होगा, बी होगा। इस तरह से यहाँ पे मैं ए ड्रॉ करूँ, लेकिन और करो कि बी और ए ये दोनों जमा हुए, यानी देखें बी का हेड ए की टेल के साथ लगा है, यानी बी और ए जमा हो रहे हैं। अब एक ब्लू कलर का जो वेक्टर है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बी की टेल से, और एंड कहाँ हो रहा है, ए के हेड पर। तो ये अब क्या होगा, बी प्लस ए के इक्वल होगा। तो आप देखो कि बी प्लस ए भी किसके इक्वल आया, रिजल्टेंट उसी रिजल्टेंट के इक्वल आया जो कि हमारे पास ए प्लस बी था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर एडिशन हमारे पास क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है।